हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, व्हीकल वाइब्रेशन, जिसके अंदर अब आज जो अपने पार्ट 1 जो हमारा था उसके अंदर हमने देखा था अभी तक किस तरीके से वाइब्रेशन, प्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, डैम्प वाइब्रेशन, ठीक है, वो सब के हमने टाइप्स देखे और वाइब्रेशन किस तरीके से होते और क्या क्या होता है वाइब्रेशन के अंदर, वो सब हमने देखा। एक और चीज जो देखी थी हमने लास्ट टाइम, वहां से हम स्टार्ट करते हैं आगे हमारा लेक्चर। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो वाइब्रेशन है, जिस तरीके से हम साइनसॉइडल वेव यानी कि साइन वेव के फॉर्म में देते हैं, तो जो कंटिन्यूअस साइन वेव है तो उसकी वैल्यू जिस तरीके से, तो उसकी तरीके से हमारे ये जो वेव्स है, वाइब्रेटिव वेव्स, वो हमको कुछ इस तरीके से मिलते हैं। लेकिन हम जिस तरीके से फ्री वाइब्रेशन की बात करें तो फ्री वाइब्रेशन के अंदर क्या है कि जब उसको एक बार जब फोर्स वाइब्रेशन दिया जाता है उसकी वजह से यहाँ पे जो उसका स्रोत और गर्त है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो हमको यहाँ पे 0, 1, 0, -1, 0 इतना मिल रहा है, ठीक है। बट देन आफ्टर ये जो वैल्यू है वो अब क्या हो जाएगी, लेस देन 1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, यानी कि अब वो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो हमारा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। आफ्टर ऑल दैट यहाँ पे जो आएगा वो मच लेस देन 1 आएगा, यानी कि अब जो ग्राफ में रहेगा वो कुछ इस तरीके से और छोटा होता जाएगा, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई भी तरीके का फोर्स नहीं लग रहा है और एक टाइम आएगा कि वो क्या हो जाएगा, स्टेडी डायरेक्शन में आ जाएगा। दैट मीन्स इस तरीके से मैं कोई सामने दीवार है, दीवार के ऊपर कोई रस्सी लगाई हुई है, खिल्ले से यानी काइंड ऑफ, और उसको मैं इस तरीके से खींची हुई है और उसको इस तरीके से जब जर्क आउट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके के ऑसिलेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जो थे इस तरीके से, ये ट्रांसवर्स वेव्स, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेंडुलम वेव्स यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स जो मुझे मिल रहे हैं। अब ये जो ट्रांसवर्स वेव्स जो मुझे मिल रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो वेव था ये यहाँ पे जो मैं देखूँ तो एक इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा ग्राफ। तो डेल्टा ग्राफ की फॉर्म में अगर मैं इसको ले तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा। अब इसी चीज को अगर मैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के फॉर्म में, ठीक है, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे जिस तरीके से ग्राफ आगे जा रहा है आप देख रहे हो कि आगे जाके क्या हो रहा है, उसके वेव्स न्यूट्रलाइज यानी कि क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक चीज और समझो कि जब कोई एक व्हीकल है, ठीक है, हमारे पास एक व्हीकल है कोई, अब इस तरीके से जैसे कि ये हैचबैक का ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे हैचबैक कार जो है जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, ये जो एक कार है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कार बना रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो सामने से जो एयर फोर्स आ रहा है आसानी से यहाँ से क्या हो रहा है, वो ऊपर से चले जा रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो एयर फोर्स आएगा सबसे पहले यहाँ पे एक इंक्लिनेशन एंगल है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक एंगल है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम गए हैं, तो यहाँ का जो एंगल रहेगा शायद 105 डिग्री रहेगा। सो 105 डिग्री की वजह से यहाँ से जो एयर आएगी वो पहले तो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आएगी, एंगुलर मोमेंटम नहीं, लेकिन क्या था, कर्वीलिनियर मोमेंटम में तो आगे चली जा रही है, जिसकी वजह से इसको जो रेजिस्टेंस लगने वाला है वो सबसे
कम रेजिस्टेंस लगने वाला है, ठीक है। इसकी वजह से आपने देखा हो तो ऐसे जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरीके से इस तरीके से अगर बना दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस तरीके से इसको बना रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो कार है, अब यहाँ पे यहाँ से जो फोर्स आ रहा है जिसकी वजह से ये जो डायरेक्शन है वो क्या कर रहा है, उसको एक एयर रेजिस्टेंस सिस्टम कहते हैं, उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है या तो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो एयर रेजिस्टेंस इस तरीके से आया, बाद में वापस यहाँ से गया, फिर यहाँ गया और फिर वापस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स इसका जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो इससे कई गुना कम होगा, दैट मीन्स लेस दैन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई ट्रक की बात करें तो आपने ट्रक में देखा होगा किस तरीके से होता है, अगर आपने कहीं ऐसे ट्रक्स देखे हो तो आपको पता चलेगा कि इसको आर्टिकुलेटेड ट्रक कहते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे ट्रक्स, यहाँ का जो सेगमेंट है ये इसके साथ लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे फिर व्हील्स होते हैं, जो व्हील्स ठीक है। अब ये जो ट्रक है, आप जिसको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो ट्रक, अब यहाँ हो क्या रहा है कि ये जब ट्रक है, जब यहाँ से जो फोर्स आएगा इसको एयर रेजिस्टेंस, जब ये इसकी डायरेक्शन क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ से जो उसको एयर फोर्स आएगा, एयर रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आसानी से एयर को काट सकता है। लेकिन कुछ ट्रक्स होते हैं, आपने देखा होगा उसकी जो बॉडी रहती है आगे से कैसे रहती है, एकदम फ्लैटिंग बॉडी रहती है, आगे से एकदम फ्लैट बॉडी रहती है। तो फ्लैट बॉडी रहती है जिसकी वजह से क्या होगा कि सामने की तरफ से जो एयर आ रहा है उसकी वजह से उसके अंदर क्या कि वो रेजिस्टेंस आएगा, जिसकी वजह से उसमें क्या क्रिएट होंगे, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, जिसको हम कहते हैं एयर की वजह से क्रिएट होने वाले वाइब्रेशंस। अब जिस तरीके से हमारे कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज है हमारे पास इंजन, ठीक है, क्या है इंजन, इसके बाद उसके साथ कनेक्टेड क्लच, गियरबॉक्स, प्रॉपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, रियर एक्सल, व्हील एंड टायर्स। ओके, अब यहाँ पर कोई एक चीज देखनी है कि सबसे पहले हम बात करें इंजन, तो इंजन जो है कहाँ है, तो चेसिस के ऊपर माउंट किया हुआ है। अब जहाँ पे चेसिस के ऊपर माउंट किया हुआ है जिसकी वजह से उसके जो वाइब्रेशंस है इंजन, बिकॉज इट्स अ पावर जनरेटिंग डिवाइस, तो पावर जनरेटिंग डिवाइस होने की वजह से उसके अंदर के जो वाइब्रेशंस है जिसको डैम्प करने के लिए यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, उसको माउंट किया हुआ है। और क्रैंकशाफ्ट जो है, तो क्रैंकशाफ्ट एक एंड पे हमको बताया कि एक एंड पे क्या है फ्लाईव्हील है, दूसरे एंड पे गियर पुलिस और वो सब है जो क्या कर रही है, तो कि बेल्ट पुलिस जो क्या कर रही है, तो कि दूसरे जो भी कनेक्टेड एलिमेंट्स है एज लाइक अल्टरनेटर, ठीक है, वाटर पंप हो सबको, लेकिन उससे यहाँ पे एक और चीज लगाई जाती है जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन डैम्पर। जिसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन डैम्पर। अब वाइब्रेशन डैम्पर करता क्या है, तो वाइब्रेशन डैम्पर जो है वो क्या करता है, वाइब्रेशंस जो आ रहे हैं क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, ठीक है,
तो जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, तो उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट के जो वाइब्रेशंस है उसको क्या करने की कोशिश करता है, न्यूट्रलाइज या तो कम करने की, डैम्प करने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पे हमने लिया है वाइब्रेशन डैम्पर। इसी तरीके से आपको पता होगा जिसे हम कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। अब आपको पता होगा सस्पेंशन जो है मैकफर्सन स्टूडेंट आता है, ठीक है, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है, लिप स्प्रिंग सस्पेंशन है, ठीक है। तो ये जो लिप स्प्रिंग है, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन भी हो गया है, ठीक है, न्यूमेटिक, तो ये जो लिप स्प्रिंग और ये सब सस्पेंशन है वो क्या करते हैं कि जो रोड है, अब रोड कुछ इस तरीके का है, अनइवन रोड है, तो जब अनइवन रोड है ऐसी सरफेस पे जब कोई भी ट्रक या एनी काइंड ऑफ कोई भी चीज सब चलती रहती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या रहेगा कि यहाँ पे जो अनइवन रोड पे चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो टायर है, ठीक है, जो व्हील है, अब ये जो व्हील है टायर के ऊपर यहाँ पे जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो व्हील है वो पूरा कौन सी तरफ के, ओके, एक हैमर ब्लॉक फॉर्म के अंदर वो कहाँ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से अब ये जो व्हील लगा हुआ है, जिस तरीके से हम यहाँ पे देखें कि जो व्हील लगा हुआ है और यहाँ पे ये बॉडी है, तो यहाँ पे जो सस्पेंशन उसके साथ कनेक्टेड है वो पहले तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। जैसे व्हील गड्ढे में से, यानी कि गड्ढे के ऊपर इस तरीके से आया, गड्ढे में गिरा तो व्हील नीचे आया तो सस्पेंशन थोड़ा रिबाउंड होगा, वापिस ऊपर आया तो सस्पेंशन थोड़ा कॉम्प्रेस हो गया, वापिस ऊपर नीचे हो रहा है। तो दैट मीन्स सस्पेंशन क्या कर रहा है कि उसकी जो वाइब्रेशंस है, जो व्हील की जो वाइब्रेशन है बॉडी तक आने को क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हो ये रहा है कि ये जो वाइब्रेशन है उसको वो रोकने की तो कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये खुद एक ऐसी चीज है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक या तो कॉम्प्रेशन चीज, कि जिसके ऊपर कंटिन्यूस इतने सारे फोर्सेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे फोर्सेस आने की वजह से ये जो चीज है वो फिर उसकी जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इसलिए हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि उसकी जो एर्गोनॉमिक कंफर्ट हम जिसे कहते हैं वो, और दूसरी बात कि जिस तरीके से जो ड्राइवर जहाँ पे बैठा हुआ है तो उसके पास जिस तरीके से ABC दैट मीन्स जहाँ आप कार में बैठते हो तो वहाँ पे जिस तरीके से सबसे पहले एक्सेलरेटर, उसके बाद B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच, ये लेफ्ट प्लेट और ये दोनों राइट लेग ऑपरेशन, ठीक है। जबकि गियर लीवर आपको पता होगा कि गियर लीवर में उसके पास यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड से आसानी से ऑपरेट कर पाओ, उस तरीके से रखा गया होता है। डैशबोर्ड पे भी वाइपर और वो सब भी चीज़ें जो भी होती है, ठीक है, वो भी उसके पास होती है, जिसकी वजह से जिसे जो भी ड्राइवर है, जो पायलट है, वो उस सब चीज़ें जो उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें उसको आसानी से ऑपरेट कर सके, इसके लिए उसके आसपास दिया होता है कि जिसकी वजह से उसको उसकी बॉडी को या किसी भी चीज़ को ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो इससे हम कहते हैं एर्गोनॉमिक कंफर्ट। इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एर्गोनॉमिक कंफर्ट। इसे हम एर्गोनॉमिक कंफर्ट कहते हैं। अब एर्गोनॉमिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिस तरीके से डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड में AC जो स्टार्ट करते हैं तो AC भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिसकी वजह से वो जो ड्राइवर है वो भी खुद उसको स्टार्ट कर सके। वाइपरिंग सिस्टम है, ठीक है, अपर डिपर है, ठीक है, फॉग, एनी काइंड ऑफ चीज, पार्किंग लाइट, सभी चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए कि वो जो ड्राइवर है वो उसको आसानी से जितना हो सके उतने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के अंदर वो उसको आसानी से ऑपरेट कर सके, जिसकी वजह से। और ये सब हम जब माउंट करते हैं तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो सभी एलिमेंट्स को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब ना करे और दूसरा एक का वाइब्रेशन दूसरे में अंदर ना जा सके। ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक का वाइब्रेशन दूसरे के अंदर ना जाए, ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे है क्लच। तो क्लच एक ऐसी डिवाइस है कि जो क्या कर रही है कि जो इंजन का फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के साथ क्लच एंगेज डिसएंगेज होता है, तो एंगेज डिसएंगेज होता रहता है और वो क्या होता रहता है, घूमता रहता है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक रोटरी वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, टॉर्शनल वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तो ये जो टॉर्शनल वाइब्रेशन है उसको किस तरीके से करना, तो जिसके लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं,
कुशन स्प्रिंग रखी जाती है, कुशनिंग स्प्रिंग। तो कुशनिंग स्प्रिंग क्या करती है कि जो क्लच जो है जब एंगल डिसएंगेज हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ कुशनिंग स्प्रिंग क्या कर रही है उसमें कुशनिंग प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से क्लच आसानी से एंगेज और डिसएंगेज हो सके। उसके बाद गियर बॉक्स क्या है कि जो गियर लीवर होता है वो फॉर्क के साथ कनेक्ट होता है, उसमें स्लाइडिंग मैश, कॉन्स्टेंट मैश, सिंक्रो मैश, ठीक है, सब जो भी गियर बॉक्स है उसके हिसाब से उसकी जो ऑपरेशंस होते हैं। सिंक्रो मैश गियर बॉक्स है तो उसके अंदर सिंक्रोनाइजर रिंग्स होती है, जो सिंक्रोनाइजर रिंग्स जो क्या करती है सबसे पहले तो दोनों गियर्स जो है उसको पहले मैश करती है, सिंक्रोनाइजर रिंग धीरे धीरे उसको मैश करती है और उसके बाद दोनों गियर्स जो है वो अपने पर्टिकुलर रोटेशन पे आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है कि जितना हो सके उतना गियर्स के अंदर जो भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं, रोटरी वाइब्रेशंस, ठीक है, शाफ्ट वाइब्रेशन, उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब प्रोपेलर शाफ्ट, अब प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो क्या है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ है वो गोल घूम रही है। अब जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई चीज़ है वो कंटिन्यूस ऐसे गोल 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 घूम रही है। अब कंटिन्यूस गोल घूम रही है लेकिन ये यहाँ से हम ऐसा समझे कि ये जो सेगमेंट है जो मैंने पकड़ा हुआ है यहाँ पे वो कौन सा सेगमेंट है, तो कि गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट है, जबकि ये शाफ्ट कौन सा है, तो कि ये डिफरेंशियल में लग रहा है। अब जब हम यहाँ से जो प्रोपेलर का ये एंड घुमा रहे हैं तो पहली बात ये है कि जैसे गियर बॉक्स को घुमाता है तो तुरंत इसका रोटेशन यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर 1 सेकंड या तो उसके थोड़े हिस्से के लिए यहाँ पे एक टॉर्शनल फोर्स आता है जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये जो है जिसे हम कहते हैं टॉर्शनल फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्शनल फोर्स। तो यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर जितना हो सके उतना टॉर्शन कम, जिसके लिए क्या करते हैं उसको हॉलो सर्कुलर में बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, हॉलो सर्कुलर बार। वो कभी रिजिड सर्कुलर बार नहीं रहता, वो क्या रहता है क्योंकि इस तरीके से प्रोपेलर शाफ्ट है तो अंदर से क्या रहता है, पूरा खाली रहता है, जिसकी वजह से जितना हो सके उतना उसका टॉर्शनल मोमेंट जो है, उसका टॉर्शनल बेंडिंग जो हो रहा है वो, और अपने जो एक सेंट्रलाइज एक्सिस है जिस तरीके से यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट है ये घूम रहा है, ठीक है, तो ये अपने सेंटर से कहीं पे भी ऑफसेट ना हो जाए, इसके लिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जितना हो सके उतना उसके ऊपर जो इनर्शिया फोर्स, और दूसरा तो क्या टॉर्शनल फोर्स जो आ रहा है उसको क्या करें, कम करें, जिसकी वजह से जितना हो सके उतना उसके वाइब्रेशंस को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियल की बात करें तो डिफरेंशियल के अंदर तो क्या है कि सिंपल सी बात है कि वहाँ पे जो सेगमेंट है वो प्लानिटरी इस तरीके से कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ठीक है और उसके साथ जो सन गियर है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेशन में इस तरीके से घूम रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डायरेक्ट नो एनी काइंड ऑफ चांसेस वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वहाँ पे उतना ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं होने के चांसेस हो रहा है। वहाँ पे डिफरेंशियल ऑयल भी है, ठीक है, जो क्या कर रहा है उसको फ्री मोमेंटम दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे गियर क्लैशिंग और वो होने के भी कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। अब बात करते हैं रियर एक्सल। अब रियर एक्सल क्या है, तो रियर एक्सल डिफरेंशियल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों व्हील के रोटेशन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहे हैं। जब दोनों व्हील के रोटेशन डिफरेंशिएट हो रहे हैं व्हाइल टर्निंग, जब कोई भी व्हीकल है जब टर्न दे रहा है तब इनर व्हील और आउटर व्हील दोनों के रोटेशन अलग अलग होते हैं। इनर व्हील के रोटेशन जो होते हैं वो कम होते हैं, जब आउटर व्हील के रोटेशन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो जब ऐसा हो रहा है जब इस दौरान, तो उस दौरान रियर एक्सल जो है, जो इनर व्हील जो है वो कम रोटेशन पे घूम रहा है, तो कम रोटेशन पे घूम रहा है तो उसकी जो एक्सल है वो भी कम रोटेशन पे घूम रही होगी। तो एक ही शाफ्ट में जब कनेक्टेड दो यानी डिफरेंशियल के साथ एक ही एक्सिस पे घूमने वाली चीज़ है, लेकिन एक का रोटेशन कुछ अलग हो रहा है, दूसरे का रोटेशन कुछ अलग हो रहा है, तो इस दौरान उसके अंदर वाइब्रेशन स्प्रेड होना तो थोड़ा साहसिक है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन को किस तरीके से कम करना, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो यहाँ पे इसके ऊपर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं बिकॉज उसका जो वेट, और दूसरी बात कि यहाँ से जो डिफरेंशियल में से पावर आउटपुट उसको मिल रहा है, इसलिए लाइव एक्सल जो होती है उसको एक पर्टिकुलर रियर एक्सल जो होती है तो उसको हम कवर अप देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी हैमरिंग ब्लो यानी हैमर ब्लो या एनी काइंड ऑफ रोटेशनल फोर्स की वजह से वो कोई बाउंस ना हो जाए, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई ट्विस्टिंग फोर्स या टॉर्शन फोर्स ना आ जाए। नहीं तो अगर ट्विस्टिंग फोर्स आ जाएगा तो वो पूरी क्या हो जाएगी, इस तरीके से ट्विस्ट हो जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे व्हील एंड टायर्स, अब व्हील एंड टायर्स की हम बात करें तो व्हील एंड टायर्स के अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि वहाँ पे तो वाइब्रेशन इसके ऊपर डायरेक्टली रोड सर्फेस के ऊपर डिपेंडेबल है। अब रोड सर्फेस जैसी है वैसे ही वाइब्रेशंस वो व्हील्स और टायर्स
कि डायरेक्टली सीधा बॉडी में आएगा। और जिस तरीके से ट्रैक्टर की बात करते हो, ट्रैक्टर में तो कोई सस्पेंशन ही नहीं होता, तो जिसके वाइब्रेशंस आप खुद फील कर सकते हो कि कितने सारे वाइब्रेशंस होते हैं। लेकिन आज के जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर तो वाइब्रेशंस को कम करने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, और जिसकी वजह से जिस तरीके से आप लग्जरियस कार जो भी है, मर्सिडीज है, BMW है, लेक्सस है, वॉल्वो, तो उसमें बैठते तो दैट इज जीरो वाइब्रेशन, उनको पता भी नहीं चलता। तो उस तरीके से आज जितने भी सिस्टम्स डेवलप हो रही है, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आया होगा वाइब्रेशंस। अब नेक्स्ट टाइम से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा VP, दैट मीन्स व्हीकल परफॉर्मेंस, बिकॉज ये जो चैप्टर है उसमें से आपको जब थ्योरी पूछी जाती है वाइब्रेशंस के अंदर से। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा VP के ऊपर रहेगा, व्हीकल परफॉर्मेंस के ऊपर, और व्हीकल परफॉर्मेंस के अंदर से सबसे ज़्यादा सम पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।